Right now, we've got Mr. Raju Waghmare with us. Waghmare Saab, namaskar. नमस्ते नमस्ते। Waghmare Saab, Vande Mataram. How are you, sir? Welcome to Nation वंदे Now. मातरम सर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? Always fine, sir. Perfect. Waghmare Saab, तो कल स्वेरिंग इन है, कल ओथ सेरेमनी है सर ऑफ दी यस। सीएम एंड डेप्यूटी सीएम। अब उसके बाद जैसे राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही आप जो 5 वादे हम लोगों ने किए हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए आप एकदम जीआर निकालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। क्या वो होने वाला है सर? एब्सोल्युटली सर। आदरणीय राहुल गांधी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ वरिष्ठ नेता है और उन्होंने ये जो बात कही है वो बिल्कुल जायज है कि जो प्रॉमिसेस कांग्रेस ने आज तक किए है उसको उन्होंने पूरा किया है। जी हम जुमलेबाजी नहीं करते। हम 15 लाख लेके आएंगे, 15 लाख डालेंगे, वैसा सब जुमलेबाजी कांग्रेस पार्टी नहीं करती। हम जो लोगों को बोलते हैं कि हम आपके लिए करेंगे, वो काम हम करके दिखाते हैं। जी तो राहुल जी ने जो बोला है कि वो जो 5 मांगे जो लोगों के लिए हमने हमारे मैनिफेस्टो में दी और हमने बताई कि इस 5 चीजों का पहले कैबिनेट मीटिंग के अंदर ही हम उसको पारित करके पूरी तरह से उसका जीआर लेके आएंगे और कर्नाटक की जनता को कांग्रेस की तरफ से वो पहली गिफ्ट कि जो हमने जो बोला वो करके दिखाया, वो हम उनको करके दिखाएंगे। जी वंडरफुल सर। Wagner Saab, today Rahul Gandhi was always saying that he beat crony capitalism. जो कुछ लोग ने कुछ business houses ने इतना धन कमा लिया, Rahul Gandhi's absolute fight was against them. He has fought them, he has defeated them, he has defeated money bags, he has defeated everything that प्यार मोहब्बत के दुकान से उन्होंने टोटली एक नफरत की राजनीति को मिटा दिया। तो जो क्रोनिक कैपिटलिज्म के बात कर रहे थे, आज अडानी has got relief today. The Supreme Court probably, the government has cleared Mr. Adani of some of the charges of instituted inquiry against him. तो your fight against crony capitalism, कहां तक लेके जाएंगे सर आपको इसको? सर, जनता ये देख रही है, जनता ने रिपोर्ट्स देखे हैं। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात है कि दाल में कुछ काला है, इतना तो मैं कह सकता हूं। और जनता को भी दिखाई दे रहा है कि क्या काला है। अभी हम खुली तरह से उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये बात पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। हिंडनबर्ग ने पूरे सब मामले सामने लेके आए। सेबी ने कह दिया कि 2016 से हमने अदानी का इंक्वायरी नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि सेबी ने इंक्वायरी किया। अभी जिसने किया वो खुद बोल रहे हैं कि हमने कुछ किया नहीं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने किया। तो ये दोस्ती का मामला है, ये गठबंधन का मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है। और ये साफ जाहिर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी की साठगांठ है। उनको बचाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और हमने वही बात हम कर रहे थे कि भाई आप जेपीसी लगाओ, तो जेपीसी में सब मुद्दों को लेके आके हम चर्चा कर सकते हैं। वो सभी मुद्दे लोगों के सामने आ सकते हैं, भले जेपीसी में भाजपा का बहुमत क्यों ना हो। लेकिन जेपीसी में जो सवाल पूछे जाएंगे, जेपीसी में जिसको भी चाहिए उसको इंक्वायरी के लिए बुला सकते हैं, वहां लिमिटेशन नहीं रहता। वो सब चीज जेपीसी टाल के सुप्रीम कोर्ट में लेके गए भाजपा वाले, तो सुप्रीम कोर्ट से जो निकाल आना था वैसा ही आ गया कि अदानी मिस्टर क्लीन है। जो रफाल में हुआ वो सेम चीज रिपीट अभी अदानी में हुआ। रफाल में भी हम बता रहे थे रफाल डील गलत है, लोगों को दिखाई दे रहा है कि डील गलत है। 125 हवाई जहाज की जगह 36 हवाई जहाज भारत को मिले वही कीमत के अंदर। तो ये तो बच्चा भी जानता है कि रफाल में गफला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन रफाल की भी इंक्वायरी जब भी हम बोल रहे थे कि जेपीसी के पास देनी चाहिए, क्योंकि जेपीसी के पास
इंक्वायरी के सब संसाधन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट रफाल डील के अंदर, डिफेंस के डील के अंदर एक हद के आगे नहीं जा सकता। ये हमने उसके पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी इन्होंने जेपीसी अपॉइंट नहीं की। रफाल के डील को भी सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि डील में कुछ हुआ नहीं है। जिस देश के साथ डील हो गई उसका पंतप्रधान, प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि इसमें घोटाला हुआ है, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है रफाल में घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि उसकी इंक्वायरी करने तक ही नहीं गए। वो सेम चीज आज अदानी में तो उन्होंने कर दिया। हम बोल रहे हैं जेपीसी लगाओ, लेकिन वो जेपीसी की मांग को खारिज कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर वाघमारे, they have learnt it from you, sir. They have learned their lessons from you. आपने इतनी जेपीसीज अपॉइंट करी, जिसका घाटा आपको हुआ, पॉलिटिकल खामियाजा आपको भरना पड़ा। बीजेपी डिसाइडेड वी विल नॉट अपॉइंट ए जेपीसी। आप जितना मर्जी चिल्ला लीजिए, दैट्स व्हाई दे डिडंट, बिकॉज एज फार एज द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इज कंसर्न्ड, sir, a joint parliamentary committee can ask for any document. They can ask for, they have no limitations. JPC की लिमिटेशन नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी की लिमिटेशन होती है। सो यही तो बात हम लोग कह रहे थे। अभी हमने क्या किया है कि हम लोकतंत्र पे चलने वाली पार्टी है जी, हम नैतिकता पे चलने वाले लोग हैं, हम डेमोक्रेसी पे चलने वाले लोग हैं, कांग्रेस वाले जी। तो कांग्रेस वालों ने जो नैतिकता, जो महात्मा गांधी ने दिखाया हुआ रास्ता है, जो पंडित नेहरू जी ने दिखाया हुआ रास्ता है, उस पे चलने वाले लोग हैं। जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया संविधान का, जिसकी वजह से जेपीसी है, तो हमने तो वही रास्ते अपनाए जो इस देश की परंपरा और संस्कृति है। लेकिन जो लोग अंग्रेजों की गोद में बैठ के पले बड़े हो गए, तो उनको भारत की संस्कृति का पता क्या चलेगा, लोकतंत्र का पता क्या चलेगा। लेकिन अब तो हवा बदल रही है ना सर। तो जाहिर सी बात है कि डिक्टेटरशिप जो इन्होंने शुरू की है जी, उसका नतीजा पूरा देश देख रहा है कि अदानी भी जी फ्री हो गए। कल अदानी जी के बंदूक से अगर 10 जन मारे भी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आ जाएगी और बोलेगी अरे गन में फॉल्ट था, अदानी के हाथ में फॉल्ट नहीं था। तो ये तो होना ही है ना, ये तो डिक्टेटरशिप है, तो ये तो चलने वाला है। लेकिन कोई भी चीज दुनिया में अमर नहीं है, कोई भी चीज कंटिन्यू चल नहीं सकती। हिटलर को भी जाना पड़ा, तो ये इंडिया का तो हिटलर है, इनको भी जाना पड़ेगा। वाघमारे साहब, अगर कर्नाटक स्वेरिंग इन सेरेमनी में मंच पर पवार साहब रहेंगे, शायद ममता बनर्जी रहेंगे, बट यही लोग थे जो जेपीसी का विरोध किया। तो विद इन दी alliance of UP, you already have seeds of discontent and disharmony. तो कैसे इसको लेके जाओगे 2024 तक? Because पवार साहब, शरद पवार साहब शायद never agreed for a JPC. Mamata Banerjee also was slightly had a very different version of things, of how things work, and there was divisions within the Congress also, sir. So how are you going to get a united front against the BJP for 2024, sir? Because मंच में आपका you don't have a consensus. सर, ये जितनी भी पार्टियां हैं, इनका अपना अपना एजेंडा है और वो एजेंडा लेके वो पार्टी चलती है। उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप लोग हमारे एजेंडे पे चलो। लेकिन अभी तक तो ये बात जाहिर है कि ये सभी पार्टी का एक कॉमन एजेंडा है कि जिनको भाजपा वाले सत्ता पे नहीं चाहिए। As long as they have this common agenda, they have this common point that they don't want BJP in power, उनके पास ये एजेंडा है कि उनको भाजपा किसी भी हालत में सत्ता पे नहीं चाहिए, तब तक हम सब एक है। वो एजेंडा को लेके साथ में जाएंगे। रही बात वो एजेंडा से जब भी हम चुन के आएंगे, तो रही बात सरकार बनाने की और सरकार बनने के बाद उसमें अलग अलग जो तत्व है उसको शामिल करने की, तो उस वक्त उस तत्वों को देखा जाएगा। फिलहाल हमारे सामने एक कॉमन एजेंडा है कि किसी भी हालत में इस संविधान को बचाना है, इस देश को बचाना है, हुकुमशाही को बचाना है और मोदी जी और उनकी भाजपा को सत्ता से नीचे लेके आना है। ये कॉमन एजेंडा लेके हम लोग साथ में जाएंगे। दुरुस्त बात है।
लेकिन सर आप ये बताएं कि कर्नाटक एक स्टेट आप जीते हैं अभी बहुत जबरदस्त तरीके से, वंडरफुल विक्ट्री 135. Do you think you can replicate this elsewhere as well? Do you think you will be able to do it? कि बाकी सब स्टेट्स में भी और लोकसभा में भी आप इसी तरीके से बहुत अच्छी कैंपेन कैरी कर पाएंगे? मतलब what is the thinking, sir? Because this happened earlier also. Let me give you a perspective as to why I am asking this question. आप पहले भी आपने कर्नाटक में सरकार बनाई जेडीएस के साथ, उसके बाद अगर आपको तो याद ही है सर कि आप छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप चुनाव जीते, हर जगह पर आपकी सरकारें थीं. मध्य प्रदेश में चलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस तरफ चले गए, लेकिन सरकारें आपकी थीं. लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में इन द लोकसभा इलेक्शन यू कुड नॉट इवन ओपन योर अकाउंट. सारी सीटें जो हैं लोकसभा में बीजेपी को गई. तो हाउ आर यू गोइंग टू कॉम्बैट दैट सर? बिकॉज दिस इज अ ह्यूज चंक ऑफ लोकसभा सीट्स. I understand. Sir, if you look into analytic way, यस. ये जो हो रहा है कि अभी का जो कर्नाटक का इलेक्शन था, ये इलेक्शन इस देश का एक सैंपल इलेक्शन आप लीजिए. इस देश का एक यू कैन से दैट इट इज अ स्टडी इलेक्शंस. यस. अगर आप देखते हो, बीजेपी ने पूरी तरह से, प्रधानमंत्री जी खुद बोले कि भाई जय बजरंग बली का आप बटन दबा के बात करो. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेके आए, हिंदू मुस्लिम का जबरदस्त बात उन्होंने किया. अमित शाह जी ने ये बोला कि अगर आप हमें चुन के नहीं देंगे तो हम इधर इस कर्नाटक के अंदर दंगल हो जाएंगे. तो एक हिंदू मुस्लिम जो हिंदू नरेटिव है, जी. हिंदुज्म का नरेटिव है, जो वेरी राइटिस्ट है, वेरी फंडामेंटलिस्ट है, वो जैसे तालिबान का लोगों का जो मुस्लिम एक प्रकार का जो आईसिस का एक तत्व है, उसी तरह हिंदुओं का जो आईसिस है, उस तरीके का पूरी तरह से इन्होंने कर्नाटक में रुख अपनाया. और वो अपनाने के बाद कर्नाटक की जनता ने उस रुख को पूरी तरह से धुतकार दिया, उनको पूरी तरह से निकाल दिया कर्नाटक से. तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोग अभी परेशान हो गए हैं. लोगों को ये पता चल गया है कि हिंदू मुस्लिम से हमारा ना प्रोग्रेस होगा, ना हमारी प्रगति होगी, ना हमारे बाल बच्चे का अच्छा होगा, ना हमारा अच्छा होगा. हम सब खड्डे में जाएंगे और देश खड्डे में जाएगा. तो लोगों ने इस तरीके के नैरेटिव को पूरी तरह से सेट असाइड कर दिया, बाजू में निकाल दिया. अभी भाजपा के पास दूसरी जगह प्रचार करने के लिए ये जो बॉटम लाइन तक भाजपा गई थी कर्नाटक में, यही बॉटम लाइन भाजपा सब स्टेट्स में लेके जाने वाली है आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि इनके पास दूसरा नैरेटिव ही नहीं है. और जैसा आपने कहा, और जैसा आपने इसी शो में कहा था 3 महीने पहले कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, पीओके जो है, वहां पर शायद कोई एक्शन हो जाए. डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल सर? सर, आई एम नॉट ओनली थिंकिंग. ये शो में सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने ही दिया था. दुरुस्त बात, और आप ही ने दिया. मेरा ये साफ तौर से कहना है कि मोदी जी और भाजपा यही रुख अपनाएगी 110%. What will they do? क्या करेंगे? पाक व्याप्त कश्मीर को हम लेके आएंगे. अभी हम दुनिया को बता रहे हैं ना कि ये पाक व्याप्त कश्मीर की जो बात है, ये इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इनको चुनाव जीतना है. पाक व्याप्त कश्मीर का देश का भला नहीं होने वाला है. पाक व्याप्त कश्मीर आने से किसी को रोजगार मिलने वाला नहीं है. देश की महंगाई जो है वो कम होने वाली नहीं है. देश के महिलाओं के ऊपर के अत्याचार कम होने वाले नहीं है. किसानों को अच्छा भाव मिलने वाला नहीं है. तो पाक व्याप्त कश्मीर से देश का क्या भला होने वाला है? इस देश में रहने वाला जो गरीब मजदूर
दलित, आदिवासी, वो तो रो रहा है, किसान रो रहा है। तो उसके आंसू पहुंचने के लिए पाक व्याप्त कश्मीर से कौन सा कपड़ा आने वाला है कि जिससे आप उसके उनके आंसू पहुंचने वाले हैं? तो उसके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन हिंदू मुस्लिम दिखाने के लिए हिंदू 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 हमने अखंड भारत बनाएंगे, ये सब घोषणा करके जो देश में, जो इस भारत देश में रह रहे हैं, जो रो रहे हैं, वो दिन रात इनको कोस रहे हैं कि भाई इनकी वजह से हम बर्बाद हो गए। आज उन लोगों के लिए ये पाक व्याप्त कश्मीर कुछ नहीं करने वाला, तो क्या फायदा होने वाला है लोगों को? और ये बात लोगों को मालूम है, और ये बात लेके, ये नैरेटिव लेके हम जनता के पास जाएंगे और हम बताएंगे कि भाई क्या फायदा हो गया आपको कि ये पाक व्याप्त कुछ जमीन का कुछ टुकड़ा है, कुछ हिस्सा है, उसको लेके आके उसका नाम अगर आप इंडिया देते हो, उससे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। वहां जो बसने वाले जो मुस्लिम है, वो तो मुस्लिम लोग ही रहने वाले हैं, उनको तो आप निकाल नहीं सकते। तो क्या करने वाले हैं आप, और उससे क्या फायदा होने वाला है, किसका फायदा होने वाला है? वाघमारे तो साहब, ये सिर्फ चुनावी गिमिक है, बाकी कुछ नहीं। Wagner Saab, let's see if that happens. I don't know if it will, but you've been speculating. But you said it first. यहीं पर हिंदुस्तान में सबसे पहली बार किसी ने अगर ये बात कही है तो वो आपने कही है, इसका श्रेय आपको जाता है थैंक यू सर। और श्रेय हमें भी जाता है क्योंकि नेशन नाउ पे कहा गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली So we can always say you heard it here first. यस Sir, but the other thing is, as Pradeep ji and I were, discussing, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कोई 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से गई कर्नाटक में, 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और उसमें से आप 30 जीत के आए। यू वन 30 आउट ऑफ दोस 34 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन कर्नाटका। अभी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू होने वाली है 2 अक्टूबर को। जो जानकारी हम लोगों को उपलब्ध हुई है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड गो राइट अप टू गुजरात। उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है सर पूरे हिंदी बेल्ट की, नॉर्दर्न बेल्ट की, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान से फिर मुड़ करके इस तरफ गुजरात में आएगी, और एंड में जाकर के आई थिंक इट विल फिनिश ऑफ इन भुज फ्रॉम वॉट एवर आई हैव बीन टोल्ड। तो उससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है सर पूरे नॉर्थ की और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति पर, सर आप बताएं। सर, राहुल जी ने जो अभी भारत जोड़ो जो यात्रा की जी, उसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट इस देश के लोगों पे हुआ। जी, राहुल जी की खुद की इमेज पे हुआ, जो इमेज इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी। जी, आज देश का आम आदमी, वो सभी आम आदमी इस भारत जोड़ो यात्रा से पूरी तरह से संतुष्ट है। उनको लग रहा है कि उनकी बातें सुनने के लिए, उनकी बातें सुनाने के लिए, उनकी आवाज इस राजनीति में, इस सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने के लिए कोई मसीहा आता है, वो हमारी बातें सुनता है, लोगों के लिए वो चल रहे हैं। राहुल जी इस जनता के लिए चल रहे हैं। राहुल जी आदिवासी के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए इस रास्ते पे चल रहे हैं। दिन रात 25 से 30 किलोमीटर का फासला वो लोग तय कर रहे हैं। उनका मकसद एक है, ना उसमें चुनाव की बातें हैं, ना उसमें प्रचार की बातें हैं। उनका मकसद एक है कि भारत तोड़ने की भाषा करने वाले लोग आज सत्ता पे बैठे हैं। धर्म धर्म के नाम पे द्वेष फैलाने वाले लोग सत्ता पे बैठे हैं। जाति के नाम पे झगड़े लगाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। आज उनकी आवाज, उनको जोड़ने का काम हम मोहब्बत की दुकान लेके राहुल जी पूरे नॉर्थ से अभी गुजरात तक जाएंगे। जो नफरत की दुकान मोड़ के हमने भारत जोड़ो मोहब्बत की जो अभी शुरू की और खत्म भी की 3,500-4 हजार किलोमीटर, आज वही मोहब्बत की दुकान लेके हम वापस एक बार जाने वाले हैं। और वही हम जो लेके जाएंगे, वो लेके जाके इस देश में उसका बहुत ही पॉजिटिव, कंप्लीटली पॉजिटिव फर्क गिरने वाला है। लोग पूरी तरह से भारत जोड़ो में ज्वाइन हो गए। शुरू में तो चलो पहली बार निकली थी, अभी लोग
इसमें ज्वाइन होंगे, खुद शामिल होंगे, खुद राहुल जी के साथ चलेंगे और उससे ये नॉर्थ बेल्ट की जो ये इसको जो काउ बेल्ट बोलते हैं, जी। इसकी राजनीति पूरी तरह से बदली होने वाली है। जो Wagner योगी Sahib, but आदित्य- Wagner Sahib, no, if you look at the achievements that Modi Sahib is going to portray to the whole world, आज थोड़ा गिना के राम मंदिर हमने किया, आर्टिकल 370, 35A, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, स्वच्छ भारत, हर घर नल से जल, यानी कल 2 दिन पहले 12 करोड़ उन्होंने कहा फिगर मोदी जी ने कि 12 करोड़ घर को हमने नल से जल कनेक्ट कर दिया है। पीएम किसान, तो पीएम किसान घर 3 करोड़, गैस फ्री 9 करोड़, टॉयलेट्स 11 करोड़, आयुष्मान 2 करोड़। सर इट्स अ बिग टैली। प्यार और मोहब्बत के दुकान से ये अचीवमेंट्स को कैसे ढकोगे सर आप? सर सबसे पहली बात यह है कि ना मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास अभी है, ना भाजपा के ऊपर विश्वास है। देखो आपने जितने भी गिनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नंबर है, एक भी योजना सफल हुई नहीं है। जैसा उजाला योजना, उन्होंने वो गैस सिलेंडर की योजना की, पहली बार जो सिलेंडर घर पे आया उसके बाद बदली हुआ नहीं, क्योंकि बदली करने की सुविधा ही नहीं है, तो वो गैस सिलेंडर वैसा ही गिर गया। खाली घोषणा के लिए हर घर में गैस सिलेंडर हमने पहुंचाया, लेकिन उसका अभी तक कुछ आगे का बात नहीं है। रही बात उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई कि हमने इतने टॉयलेट बनाए, अरे लेकिन टॉयलेट उतने बनाने के लिए पानी का बंदोबस्त नहीं है, टॉयलेट बनाने के लिए उतने घर नहीं है, टॉयलेट बनाए कि नहीं बनाए इसका भी आंकड़ा जो मोदी जी और उनकी सरकारें दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ खाली आंकड़े हैं, जमीन पे तो कुछ बाकी बचा नहीं है। इन्होंने स्टैंडिंग इंडिया किया, स्टार्टअप इंडिया किया, वो सब इंडिया अभी स्लीपिंग इंडिया में तब्दील हो गए। तो इन्होंने जितना भी किया है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की बात है। कोरोना के अंदर जितने भी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल उद्योग धंधे जो बंद हो गए, आज वो उद्योग धंधे शुरू नहीं है, क्योंकि वो शुरू रहते थे तो लोगों को रोजगार मिलता था। इन्होंने घोषणा की थी 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे, आज 9 साल पूरे हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 18 करोड़ छोड़ो, 18 लाख छोड़ो, कम से कम 80 लाख लोगों को तो रोजगार दे दो, तो वो भी नहीं दे सकते ये लोग। तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर है और लोगों को पता चला है ये खाली बर्तन है। खाली बर्तन का आवाज बहुत ज्यादा होता है गिरने के बाद, जिस बर्तन में कुछ भरा रहता है उसका आवाज नहीं होता गिरने के बाद। ये खाली बर्तन है, खाली लोटा है, तो इसका आवाज तो बहुत बहुत हो रहा है। और ऊपर से सब मीडिया इनके हाथ में है, सब मीडिया अभी वही दिखाएगी कि भाई इतना करोड़ किया, इतना करोड़ किया। अरे लोगों के हाथ में क्या गया? लोगों को सिलेंडर मिला नहीं मिला, लोगों की महंगाई कम हो गई नहीं हो गई, लोगों को पीने का पानी मिला नहीं मिला, लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला, महिलाओं की सुरक्षा मिली नहीं मिली। जो मनरेगा है, मनरेगा के ऊपर का जो पैसा था, जो बजट था, वो भी इन्होंने कम कर दिया, तो लोगों को काम कहां से मिलेगा? सर यहाँ पे वाघमेरे साहब एक चीज सामने आई है कि ये जो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, सर्टनली दे लुक वेरी गुड एंड दे लुक वेरी गुड व्हेन यू टॉक टू पीपल। वो कर्नाटक में भी हुए हैं, लेकिन कर्नाटक के चुनाव ने सीधे साधे तौर पर यह दिखा दिया है कि लोगों को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल चाहिए, कि उनकी व्यक्तिगत समस्याएं जो हैं वो कैसे आप सुलझाएंगे। जैसे आपने कहा है 200 यूनिट हम लोग फ्री देंगे, इतने रुपए हम लोग वजीफा देंगे, कोई भी अगर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट है तो उसको 5,000 रुपये मिलेगा या 2,000 रुपये मिलेगा, 3,000 रुपये जो भी है, और जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 1,500 रुपये मिलेगा। तो लिहाजा अब क्या आपको लगता है कि देश में जरा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बदल रहा है कि लोगों को अब ये चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या? ये तो चलो ठीक है, आप इतनी बड़ी बड़ी रोड्स बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट बना रहे हैं, ऑल दीज ह्यूज मैग्निफिसेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर गोइंग ऑन ऑल ओवर द प्लेस, दीज आर ग्रेट, बट व्हाट अबाउट अस? On an individual level, do you think that atmosphere has now changed, sir?
सर 2014 के पहले कांग्रेस जब भी थी जी और भाजपा के भी सरकार थी, जी वी आर सोशल ड्रिवन कंट्री, वी आर हेल्पिंग पुअर, वी आर हेल्पिंग वर्कर्स, वी आर मेकिंग देम स्टैंड ऑन देयर फीट। हम सामान्य लोग, आम आदमी के लोग, गरीब मजदूर, आदिवासी, दलितों के लिए एक देश जो उनको मदद करके इस देश को हमने खड़ा किया। इन्होंने आके क्या किया, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाए कि जिसमें आधे से ज्यादा काम जो रहता है वो मशीनें करती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कम मजदूर काम करते हैं, जी तो किसको जो रोजगार मिलता है बहुत कम लोगों को मिलता है। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ। इस महाराष्ट्र के अंदर बुलेट ट्रेन का इन्होंने घोषणा कर दी जी कि भाई मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन बनेगी। अभी इस बुलेट ट्रेन के लिए कितने किसानों को उन्होंने जमीन से बेघर कर दिया, कितने लोगों के घर बेघर हो जाएंगे। और इसमें से जो ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जाएगी उसका जो किराया है, उस किराए में आप मुंबई से अहमदाबाद फ्लाइट से जा सकते हैं, हवाई जहाज से। वो किराया या उससे कम किराए में आप 1-1.5 घंटे के अंदर अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। तो बताओ कि आपके बुलेट ट्रेन में कौन जाने वाला है? कौन आदमी बुलेट ट्रेन में जाएगा जिसके लिए आपने इतने लोगों को बर्बाद कर दिया, इतने लोगों की जमीनें आपने हड़प कर ली, इतने लोगों को आपने घर से बेघर कर दिया। तो ये जो बातें हैं, इनके पास दिखाने के लिए सब चीज करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि हम बहुत बड़ा बनाएंगे तो वर्ल्ड में हमारा नाम होगा। अरे जापान में बुलेट ट्रेन की जरूरत है क्योंकि जापान वालों ने उनका इन्वेंशन किया है, उनके पास उतनी सुविधाएं हैं कि छोटा देश है। अभी हमारे देश में बुलेट ट्रेन से ज्यादा आपको ज्यादा एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि लोग अभी कम समय में पहुंच सकते हैं। बुलेट ट्रेन का खर्चा जो है वो खर्चा हमारे लिए बहुत है, टिकट का पैसा भी बहुत है। तो ये सब प्रोजेक्ट करके अभी रोड बनाएंगे तो रोड पे गाड़ियां जो भागने वाली है वो गाड़ियां कितने लोगों के पास है? आप ये तो सोचो कि लोगों को रोजगार चाहिए। आप गाड़ियां बनाने वाली कंपनी आप खोलते हो, जी उसके लिए रोड बनाते हो तो बात अलग है। लेकिन आप सर कोई यहाँ रोड- तो लेकिन सर यहाँ तो बड़ी बड़ी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फोर्ड हो गई, जीएम हो गई, दे हैव लेफ्ट इंडिया। So वो तो that is हिंदुस्तान what को my छोड़ के आ point- रहे हैं सर। सर दैट इज व्हाट माय पॉइंट कि आपको गाड़ियां बनाने वाली कंपनी को क्या दे रहे हो आप? जी। उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हो? तो उनको फैसिलिटी दो, रोड बनाए बिगर, तो वो जब भी यहाँ टिकेगी तो उसके लिए आप रोड So, बना so सकते in हो। effect, what are you saying, sir? In effect, are you saying that people have now realized that the Congress model was perhaps a better model? Is that what you're saying? एब्सोल्युटली। कांग्रेस मॉडल क्या था? हमने अन्न सुरक्षा योजना लेके आए। जी। गरीब को 5 किलो धान, 10 किलो धान मिलना चाहिए, उसका वो बेचारा भूखा नहीं सोना चाहिए। हमने मनरेगा लेके आए कि भाई जब भी कोई कंपनी बंद होती है, आपको रोजगार नहीं मिलता तो चलो साल के एक पर्टिकुलर जितने दिन है उसमें से इतने दिन आपको रोजगार जरूर मिलेगा। तो जो मजदूर जो खेती का काम करता है, जब भी खेती नहीं रहती है तो उसको वहाँ गांव में काम मिलेगा मनरेगा की तरफ से, और वो मनरेगा की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। तो दोनों चीजें होगी। तो हमारा जो मॉडल है वो मॉडल में सामान्य लोगों को उनकी रोजी रोटी दुरुस्त का बात जो है वो पूरी तरह से ख्याल किया जाता है, उसको कल की चिंता So- नहीं रहती। इन्होंने क्या किया, मनरेगा का निधि कम, बजट कम कर दिया। इन्होंने जो कंपनीज थे उनको बंद कर दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑटोमेटिक ढंग से चलती है, जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसको दिया। अरे लेकिन मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री का क्या? मैन्युफैक्चर में हम जीरो हो गए। वाघमारे हमारा साहब, export- वाघमारे साहब, लॉन्ग एक्सप्रेस बीजेपी जेपी नड्डा जब मुंबई में आए थे, आई थिंक यू आल्सो हर्ड दैट ही सेज मुंबई इज गोइंग टू हैव अ बीजेपी मेयर, सर। You think it's possible, the BJP mayor in Mumbai?
सर मुंबई का मेयर छोड़ो, इस मुंबई के अंदर अगर बीजेपी में इतनी ताकत है तो क्यों मुंबई का महानगर पालिका का इलेक्शन जो है ये लोग क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इनको मालूम है कितना भी चिल्लाएंगे, कितना भी टीवी पे आएंगे, कितनी भी ऐड करेंगे, कितनी भी पेपर में ऐड देंगे, लेकिन लोगों को मालूम है ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास, इन्होंने तो मुंबई के प्रोजेक्ट सब बाहर लेके गए। कोस्टल का प्रोजेक्ट इधर मुंबई के बाजू में पालघर में था, उसको गुजरात लेके गए। तो इधर मुंबई में क्या बचाया? So, जो sir, world in terms of the BMC elections, is the Congress going to fight alone or will it be as part of the NBA, sir? सर मुंबई के महानगर पालिका के इलेक्शन में सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम तय करेंगे कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे या हम अकेले जाएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए 288 सीट्स है मुंबई के अंदर, 228 228. वार्ड्स। Yes. अभी मुंबई में एक टाइम था इसके पहले कि हमारे भी 17-18 एमएलए इस मुंबई के अंदर कांग्रेस के थे। आज भी हमारे 5 से 6 एमएलए हैं और बहुत से जगह के ऊपर 36 सीट्स में से बहुत से जगह के ऊपर हम नंबर 2 पे हैं। तो कांग्रेस का जनाधार जो है वो इस मुंबई शहर में है। अगर हम सीट कम लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे जो कार्यकर्ता इस मुंबई के अंदर है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, वो हमसे दूर चले जाएंगे, वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और जब भी इलेक्शन आएगा एमएलए का, तभी कांग्रेस पार्टी को उसका एक हमको एक उसका दंड भरना पड़ेगा, हमारे कार्यकर्ता अगर हमारे साथ टिके नहीं तो दुरुस्त बात। हमारी मांग ये रहेगी कि हमको पूरी तरह से अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो कांग्रेस पार्टी को महानगर पालिका के अंदर अगर अच्छी तरह से होता है तो हमको साथ में महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी का उतना जनाधार मुंबई That's के right, अंदर not in Mumbai. है Correct. नहीं। तो हमारा जनाधार है और शिवसेना का है, वो हम नकारते नहीं है। तो अगर हमारे जनाधार के हिसाब से और शिवसेना के जनाधार के हिसाब से अगर सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमको साथ में लड़ने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। Or otherwise, क्योंकि- what can happen is you can fight separately and come back together again. ऐसी क्या That बात is है? absolutely, that definitely. अगर हम क्योंकि सर अगर बीजेपी शिवसेना भी अलग अलग लड़े थे बीएमसी में, उसके बाद फिर वापस आ गए, दो तीन बार Yes. ऐसा हुआ है। तो आप लोग भी अगर- लड़े हैं, कांग्रेस एनसीपी भी अलग अलग लड़ी है, फिर आप लोग वापस आए हैं, ऐसी क्या बात है? यस, तो हम वैसा भी कर सकते हैं, Right, क्योंकि sir. हमारा We कांग्रेस- really run out of time. Thank you so much, sir. It's been a great pleasure talking you, to you. thank you. Wonderful analysis. And once again, let me reiterate, Mr. Raju Wagmare was the first person in India to say that the BJP plans to do something in POK before the 2024 elections. And remember, Thank you you. heard it right here first. Thank you very much. Yes, sir. yes. And Thank you, he's sir. Thank you. unstoppable, like how you describe Rahul Gandhi. You know, you, Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Namaskar, thank you. sir, and Vande Mataram. Thank you so much. वंदे मातरम, सर, वंदे मातरम। And right